हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स फिजिक्स क्लास। मैं हूं देवोश्री और हम करने वाले थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वीडियो कल ही देने वाली थी मैं, लेकिन आई एम सो सॉरी मैं वीडियो आप लोगों को दे नहीं पाई बिकॉज मुझे असाइनमेंट का आंसर्स नहीं मिला। सो अब से क्या होने वाला है, जब जब मैं असाइनमेंट देने वाली हूँ, जैसे आज भी मैं आप लोगों को असाइनमेंट देने वाली हूँ, मुझे कल सुबह 11 o'clock तक असाइनमेंट के आंसर्स चाहिए। not on the group, on my personal WhatsApp नंबर। सबके पास आई थिंक मेरा पर्सनल WhatsApp नंबर है। प्लीज़ मुझे इसके आंसर्स भेजिए जो भी मैं असाइनमेंट देती हूँ। जब तक मुझे 11 o'clock तक अगर आंसर नहीं मिलते हैं, उस दिन का वीडियो मिस हो जाएगा, आप लोगों का लॉस है। 25 डेज में मैं ये पूरा कंप्लीट करने वाली थी। 25 डेज अब बन गया 26 डेज, बस आपकी वजह से, बिकॉज आप लोग मुझे इसका असाइनमेंट का आंसर बताते नहीं। जो लोग YouTube में देख रहे हैं ये वीडियो, उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके पूछिए कि असाइनमेंट कहाँ पे भेजना है, एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। बात का बात बाद में हो जाता है। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। फाइनली हमारे यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स अगेन लाइक ए हिल स्टेशन वेदर। बहुत ठंडी है और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं चाहती हूँ एक नया ग्रुप ए का मैं सेकेंड टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाली हूँ। थोड़े प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में भी वो सेम एनर्जी रहे जो मुझ में है। सो हाउ इज द जोश? आई गेस अगर लाइव क्लास होता आप बोलते मैम वेरी गुड, बट हाउ इज द जोश? यस यस, गुड मैम, ओके। सो आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दिस आर माई ओन पर्सनल हैंड रिटन नोट्स, और मैं बाकी अभी नया करके कुछ नोट्स लेके आने वाली नहीं हूँ। सो मैं कुछ लिखने भी वाली नहीं हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। एक फर्स्ट लॉ, एक सेकेंड लॉ और एक थर्ड लॉ। इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन में ऐसा कुछ बात बोला है, इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कुछ बात बोला है, एंड इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कुछ बात बोला है। न्यूटन्स लॉज को जनरली स्कूल में या फिर दूसरे ट्यूशन क्लासेस में हमको बाय हार्ट करा दिया जाता है। मतलब उन लोग समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप बाय हार्ट कर लेते हो, उसको रट लेते हो। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर आप नहीं जानते, आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे। तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आज स्पेशली कोई नोट्स नहीं बनाया है यहाँ पे। आपको मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स की ही स्क्रीनशॉट देने वाली हूँ। और जिन लोगों को PDF चाहिए, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट मैं आपको PDF भेज पाऊँ इसका, क्योंकि आई थिंक ये PDF इसका इनफ होगा आपको समझाने के लिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है। स्टिल मैं आपको बताती हूँ, आप समझने की कोशिश करो द सेम वे जैसे मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ। फिजिक्स को रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है, फिजिक्स को समझना पड़ेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको बोलता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will be at rest and an object at motion will be in motion unless acted upon by some external net force। अरे मैम क्या बोल दिया? दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, लेकिन आप पहले चीज को समझने की कोशिश करो। एक किताब है जैसे कि ये कॉपी, एक पेन है जैसे कि ये पेन, ये रेस्ट में ही रहने वाला है। दिस पेन अभी ये रेस्ट में है, करेक्ट? ये रेस्ट में ही रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस मैं इस पेन पे कुछ मोशन दूं, मैं फोर्स देके कहीं और लेके जाऊं। ये पेन रेस्ट में ही रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस मैं इसमें कुछ फोर्स दूं और इसका मोशन स्टार्ट हो जाए। सेम आपका गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको स्टार्ट करो। आप समझने की कोशिश करो मैं जो बोलना चाहती हूँ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जैसे ये रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट। जादू नहीं है, ऑटोमेटिक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई भूत उस पे चढ़ता है।
सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस मैं इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स दे रही हूँ, मैं इसको मोशन करवा रही हूँ एक्सटर्नली। अनटिल एंड अनलेस मैं इसको मोशन करवा रही हूँ एक्सटर्नली, ये पर्टिकुलर बॉडी या एनी बॉडी इन द यूनिवर्स वो रेस्ट में ही रहने वाला है। सेकेंड पार्ट बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी बॉडी मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड एंड इट स्टॉप्ड। ये थोड़ा ट्रिकी है। रेस्ट का तो समझ आ गया मैडम कि एक कोई भी बॉडी रेस्ट में रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस मैं उसको एक प्रेशर दूं या फोर्स दूं और उसका मोशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन सोचो यहाँ पे बोल रहा है न्यूटन कि कोई भी बॉडी मोशन में जो है वो मोशन में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक रहा है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा है ना। मतलब अगर सपोज एक बॉल है आपके पास, आप उस बॉल को यू थ्रो द बॉल, आप उस बॉल को थ्रो करते हो, मतलब यू थ्रो द बॉल, लेकिन वो बॉल इवेंचुअली गिर के रुक जाता है। ऐसा तो नहीं कि वो बॉल चलते ही रहता है, पिंग पोंग बॉल तक रुक जाता है जो कि बाउंस करने वाला बॉल है। कोई सा भी बॉल आप लो, वो बॉल इवेंचुअली रुक ही जाता है। इट डजंट कीप गोइंग, वो मूव नहीं होते रहता। मतलब क्या न्यूटन झूठ बोल रहा है कि कोई भी, सेकेंड पार्ट न्यूटन के डेफिनेशन का फर्स्ट लॉ के, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है वो रुकेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स में लगा रही हूं उस पर्टिकुलर मोशन की बॉडी के ऊपर। दैट मीन्स जिस बॉल को मैं अभी फेंकी वो बॉल फिर क्यों रुका? उसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। मैम था। कौन था? ग्रेविटी। इसीलिए न्यूटन्स लॉ को समझने के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा, जिसमें हमने समझा कि what are all the forces that is acting on a body. All the forces. What are all the forces acting on a body except हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा। हमको फ्रिक्शन भी पढ़ना था, लेकिन हम फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। डोंट गेट कंफ्यूज। न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस दुनिया में, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे कि आपका गाड़ी, वो पार्किंग लॉट के रेस्ट में है। आप ना एग्जाम्पल्स को हमेशा अच्छे से समझिए तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा। जो भी मैं डेमो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ उनको अच्छे से समझिए, देखना आप रिलेट कर पाओगे, फिजिक्स को फील कर पाओगे। जैसे आपका गाड़ी पार्किंग लॉट में था, वो पार्किंग लॉट में ही रहने वाला है, रेस्ट में रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, आप गाड़ी को चालू कर रहे हैं। गाड़ी को चालू करना मतलब क्या? इंजन स्टार्ट करना। इंजन स्टार्ट करना मतलब क्या? वो आपका गाड़ी का इंजन आपके गाड़ी को एनर्जी दे रहा है कि तुम चलो, मतलब यू आर गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स। मेरे बात को समझने की कोशिश करो। आपका गाड़ी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस तुम उसका इंजन स्टार्ट करो। इंजन स्टार्ट करोगे मतलब यू आर सप्लाइंग एन एक्सटर्नल एनर्जी to what? To start the motion of the car. Same way, Newton's first law of motion में second part definition की तरफ देखो, ये बोलता है कि a body in motion will remain in motion until and unless some external forces acted on it. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम अगर बॉल को इसको समझने के लिए we need to understand all the forces acting on a body while in motion. जब एक बॉडी मोशन में होता है उस पर कौन से फोर्स काम करते हैं, कौन से फोर्स पिक्चर में आते हैं, वो हमको पहले समझना पड़ेगा, तो ही हम इसको समझ पाएंगे। जैसे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें जो हमने सीखा था पहले, उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स देखे थे, जैसे कि mg, n, टेंशन, बहुत सारे डिफरेंट, f, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, एक्सेप्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम बाद में पढ़ने वाले हैं।
जैसे मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे हूँ, मैंने ये बॉल को किक किया, ये है फुटबॉल, मैंने इस बॉल को किक किया, ये बॉल मोशन में है अभी। दैट मीन्स ये बॉल मोशन में ही रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम करे। न्यूटन ये बात बोल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बॉल तो यहाँ पे आके फिर नीचे आके यहाँ पे आके ये बॉल रुक जाता है। मतलब न्यूटन ने बोला था कि कोई भी मोशन वाला बॉडी भी मोशन, जैसे रेस्ट वाला बॉडी रेस्ट में रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सेम वे न्यूटन ने बोला था मोशन वाला बॉडी मोशन में रहने वाला है अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। लेकिन इसको, ये तो फिर ऐसे जाने वाला था क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ये क्यों नीचे आके यहाँ पे गिर के रुक गया? बॉल क्यों रुका? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द mg फोर्स। इसीलिए मैंने बोला इस लॉ को समझने के लिए हमको पहले सारे फोर्सेस समझने पड़ेंगे। जैसे कि इस पर्टिकुलर बॉल में क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। बहुत बोरिंग लग रहा है, अरे आप लोगों को तो ये पता है। इस बॉल में काम कर रहा है mg और इस बॉल में काम कर रहा है n, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू mg नहीं है, बिकॉज ये पर्टिकुलर बॉल इज नॉट इन रेस्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये बॉल। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि mg इज ग्रेटर देन n। मैम क्यों? मैम आपने तो बोला था n इज इक्वल टू mg, वो हमेशा रेस्ट वाले बॉडी के लिए था, ये मोशन वाला बॉडी है। तुम सोचो अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकती हूँ, mg मतलब m क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज m। g क्या है? एक्सिलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ, एक्सिलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ, एक्सिलरेशन टुवर्ड्स अर्थ। m इंटू जी है तुम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अगर हम पहले हम देखे थे कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ऐसा ऐसा, इसीलिए n इज इक्वल टू mg हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि बॉल तो मैं वर्टिकली फेंक रही हूँ, हॉरिजॉन्टली नहीं। दैट मीन्स आपका तो मोशन वर्टिकली हो रहा है, तो n और mg इक्वल नहीं होगा, फिर तो ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जब ये बॉल उड़ के जा रहा है, mg इज ग्रेटर देन n, क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, m इज मच मच बिगर। इसीलिए mg फोर्स n से बहुत बड़ा है। इसीलिए वो अगर मैं किसी भी चीज़ को वर्टिकली फेंकती हूँ, जैसे कि ये पेन, मैं किसी भी चीज़ को वर्टिकली फेंकती हूँ वो नीचे की तरफ आ जाता है, बिकॉज n यहाँ पे n को भाव ही नहीं मिलता, mg इतना ज़्यादा है। क्यों मैम? क्योंकि मास ऑफ अर्थ कितना बड़ा है सोचो, उसका वो मास को अगर मैं पिक्चर में लूँ तो टोटल m इंटू जी कितना बड़ा होगा इन कंपेयर टू n। अरे मैं तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ भी छोड़ती हूँ फिर भी ये नीचे की तरफ आता है, मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ फिर भी ये नीचे की तरफ आ रहा है पेन। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ मैं जितना फोर्स दे रही हूँ वो फोर्स बहुत कम है इन कंपेरिजन टू mg, क्योंकि mg में m है मास ऑफ अर्थ और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इसीलिए हमको पहले समझना पड़ेगा एक बॉडी में क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। इसीलिए अगर मैं एक बॉल, देखो तुमको हमेशा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बाकी लोग बस रट्टा मरा के एक सेंटेंस में पढ़ा देगा, लेकिन आपको इसको फील करना है। आपको कोई बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलो, आप लोग बोलते हो मैम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बॉडी रेस्ट में जो है वो रेस्ट में ही रहने वाला है, एक बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहने वाला है अनटिल अनलेस मैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ। लेकिन एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है वो रेस्ट में ही रहने वाला है, मैं समझ गई, जैसे ये रेस्ट में ही रहने वाला अनटिल अनलेस मैं उसमें एक्सटर्नल ऐसे कोई फोर्स लगाऊं।
लेकिन एक बॉडी मोशन में रहने वाला है until and unless में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो इसको अगर मैं मोशन दे रही हूँ ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ क्यों गिर के रुक रहा है? इसको तो ऊपर की तरफ उड़ के चला जाना चाहिए था कहीं और पे। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। और वो फोर्स क्या है सबसे ज्यादा? mg। mg इज द फोर्स इन द केस ऑफ वर्टिकल मूवमेंट। जैसे मैं बॉल को ऊपर की तरफ, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ, मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ, मैं पेन को ऊपर की तरफ फेंक रही हूँ, कोई भी वर्टिकल मोशन हो, mg इतना बड़ा होता है कि वो चीज हमेशा नीचे की तरफ आता है और रुक जाता है। बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे mg विल बी इक्वल टू n, क्योंकि ये सरफेस को टच कर लिया है, ये सरफेस को टच कर लिया है, हवा में नहीं है। नाउ आई गेस आप लोग इसको समझ गए हो। अगर नहीं, प्लीज वीडियो को पॉज करके फिर से सुनो। नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप लोगों को एक, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मेरा हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी, चीज समझना पड़ेगा, वो है इनर्शिया। मैम इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, इसको ना आधा आधा करो, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया मतलब कभी मत भूलो, इनर्शिया वर्ड को हमेशा आधा करो। इनर मतलब क्या है? अंदर, इंटरनल, अंदर। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को रोकने का ट्राई करे। इनर्शिया is a property of a body, of any body which opposes any external change to this body। इस बॉडी में कोई एक्सटर्नल चेंज अगर लाना, दैट मीन्स ये एक पेन है, ठीक है, ऐसे समझो, ये एक पेन है, इस पेन के अंदर, अच्छा ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे समझो, मेरे पास दो बुक, ये टेबल है, ये एक टेबल है, मैंने इस टेबल के ऊपर दो बुक रखा, एक बुक है 1 kg का, एक बुक है 500 kg का। मैम 500 kg का बुक, अरे इमेजिन करो ना, है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा ये बुक यार, 500 kg का बुक, मान 1 kg का एक बुक है, 500 kg का एक बुक है। ओके, आप गए, आप बुक को हटाने का ट्राई किए, 1 kg बुक झट से हट गया, आप झट से हटा पाए, मतलब इतना देर ये पर्टिकुलर बुक रेस्ट में था, आपने फोर्स लगाया, ये बॉडी मूव हो गया 1 kg का बुक। लेकिन 500 kg के बुक में अगर आप फोर्स लगाने की कोशिश करें, आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे, आपको बहुत प्रेशर लगा के घर के सारे लोग आके धक्का दे के फिर बुक को हटाना पड़ेगा, बिकॉज बुक 500 kg का है। आपने देखा कि इनर्शिया, दिस इटसेल्फ इज इनर्शिया, इस पर्टिकुलर बॉडी का एक प्रॉपर्टी जो बाहर के कोई भी चेंजेस को रेजिस्ट करे, को अपोज करे। आप लिख लो कहीं पे, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी वेयर property inside of an object which opposes any change externally, any change to the object externally। इस नोट्स में है, मेरे हैंड रिटन नोट्स में है, मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अभी आपने देखा इसका मास कम है 1 kg, इसका मास ज्यादा है 500 kg, मतलब मैंने देखा इसलिए इसका इनर्शिया ज्यादा है, मतलब इसको धक्का मारने में ज्यादा टाइम लगता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज, तो इसको धक्का मारने में ज्यादा फोर्स लगता है बिकॉज इसका इनर्शिया ज्यादा है। मतलब मैंने देखा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस मैं उसके एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाऊं। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इनर्शिया की बात कर रही हूँ, रेस्ट में जो है बॉडी इनर्शिया की वजह से है, बिकॉज इनर्शिया इज ए property of an object which oppose any change which comes in externally to that particular object।
दैट मीन्स मैं इनर्शिया की बात कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप प्लीज इसको पॉज करके एक बार सोचिए मैंने क्या बोला। इनर्शिया मतलब अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज को अपोज करता है। मैं फोर्स कर रही हूँ उसको, ये बॉडी अपोज कर रहा है। जितना भारी होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसलिए इसमें मुझे ज्यादा मेहनत लगा हटाने के लिए, इसमें मुझे कम मेहनत लगा। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। न्यूटन्स लॉ रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं। रेस्ट बॉडी को मुझे चेंज लाना है, मुझे उसको मोशन में लाना है, यही बोल रहे हैं न्यूटन। इसलिए मैं इनर्शिया के बारे में बात कर रही हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहने वाला है until and unless मैं उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स दूं। कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहने वाला है until and unless मैं उसको कोई फोर्स दूं एक्सटर्नल। मैम पहले वाला तो समझ गए, कोई अगर चीज रेस्ट में है जैसे गाड़ी, until and unless हम उसको स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट नहीं होने वाला है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही मोशन स्टार्ट होगा। सेकेंड वाले सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ आया। सेकेंड वाले सेंटेंस के लिए हमको फोर्सेस देखना पड़ेगा, कोई भी बॉडी में कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बॉल एक है जिसको हम ऊपर की तरफ वर्टिकल मोशन, ओके ये एक चीज सुनो इंटरेस्टिंग। अगर कभी भी वर्टिकल मोशन होता है उसमें mg लगेगा, mg तो नॉर्मली भी लगेगा, लेकिन mg इतना ज्यादा होगा कि बॉल नीचे गिर जाए बिकॉज ऑफ m मास ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स mg फोर्स n से बहुत ज्यादा है, और दोनों इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज ये वर्टिकल मोशन हो रहा है इसीलिए। अब ये सोचो एक ट्रॉली है हमारे पास। अच्छा इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज एक्सटर्नली। इसीलिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा अंटिल अनलेस हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये सोचो कि अगर हम एक ट्रॉली खींच के लेके जा रहे हैं, ठीक है, ट्रॉली हमें खींच के, फील करो फिजिक्स को, ट्रॉली हम खींच के लेके जा रहे हैं, वो ट्रॉली को मैंने छोड़ दिया तो वो ट्रॉली ऐसे ही रहेगा, मतलब चलता रहेगा क्या? नहीं, एक पॉइंट पे जाके वो ट्रॉली रुकेगा। क्यों? ट्रॉली तो वर्टिकल मोशन नहीं है, ट्रॉली तो हॉराइजेंटल है। मैं उसको हॉराइजेंटली खींच के लेके जा रही हूँ ट्रॉली को, तो वो वर्टिकल मोशन अगर नहीं है, वो हॉराइजेंटल मोशन है, तो वो ट्रॉली क्यों रुकेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, जिस डायरेक्शन में ट्रॉली जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोड से एक फोर्स आ रहा है, वो फोर्स है फ्रिक्शन। इसकी वजह से वो ट्रॉली रुक जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे लग रहा है? अरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करेक्ट है, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम है अर्थ। मैम क्या बोल रहे हो? एग्जैक्टली, तुम सोचो स्पेस। स्पेस मतलब वैक्यूम जो भी है, स्पेस में क्या होता है, स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स रफली कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करते हैं एंड दे नेवर स्टॉप मूविंग। अर्थ रोटेट तो रोटेट ही हो रहा है, अर्थ क्या रुक रहा है? नहीं, क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई और फोर्स ही नहीं है। इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो बस रोटेट हो रहा है, रोटेट ही हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व ही हो रहा है। एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं तो घूम ही रहे हैं। तो मोशन इन स्पेस को हम बोल सकते हैं नॉर्मल मोशन, बट मोशन इन अर्थ इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन, क्योंकि अर्थ में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ना कोई बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ऑब्स्टिकल को देख के फिर चलते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन, जैसे कि mg फोर्स, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आप स्पेस में रहेंगे तो आपको ये पूरा ऑब्स्टिकल रहेगा नहीं। इसीलिए स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में ही रहता है अनटिल एंड अनलेस उसको भगवान जाके ऐसे पकड़ के रोक दे। अर्थ घूम रहा है तो घूम ही रहा है अनटिल एंड अनलेस मैं किसी दिन जाके इतना बड़ा बन जाऊँ कि मैं अर्थ पे ऐसे पकड़ के रोक लूँ। सो कोई एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन गलत नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि हमारे अर्थ एक स्पेशल केस ऑफ मोशन है और जो स्पेस है वो नॉर्मल मोशन है। स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसीलिए जो चीज़ मूव कर रहा है वो मूव होते ही जाएगा।
जो चीज़ रेस्ट में है वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगा, करेक्ट। लेकिन अर्थ इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन बिकॉज अर्थ में ऑब्जेक्ट्स को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होता है, जैसे mg फोर्स, जैसे फ्रिक्शन, जिसकी वजह से अगर वो मूवमेंट भी हो रहा है तो भी रुक जाता है। जैसे बॉल को ऊपर की तरफ फेंके वो नीचे आके रुक जाता है बिकॉज ऑफ mg फोर्स, क्योंकि mg इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n। ट्रॉली को मैं खींच के लेके जाऊँ, ट्रॉली 1 सेकंड के बाद रुक जाएगा अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वर्किंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। I will send a PDF of this in the description so you don't have to take a screenshot. Second, okay, inertia भी मैंने समझा दिया। Newton's second law of motion is very easy. Newton's second law of motion में हम ये देखते हैं that F is equal to ma. Ma'am, what? F is equal to ma. लेकिन F is equal to ma का मतलब क्या है? इसको तो हमको समझना पड़ेगा। F इज इक्वल टू ma है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने बोला F इज इक्वल टू ma इज माई सेकेंड लॉ जो मैं दे रहा हूँ। F है फोर्स, मास, m इज मास, a इज मैम एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली। लेकिन F इज इक्वल टू ma क्यों है? सोचो, जैसे मैंने अभी टेबल में बुक का एग्जाम्पल दिया। एक मास है, मतलब एक बुक है 2 kg, एक बुक है 10 kg। 2 kg के बुक को हटाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स चाहिए। मतलब हटाना मतलब क्या? उसको मोशन में लाने के लिए। मतलब उसको मोशन में लाना मतलब क्या? एक्सेलरेट कराने के लिए। एक्सेलरेशन मतलब मोशन। एक बुक को एक्सेलरेट कराने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा अगर उसका मास 10 kg या ज़्यादा है। मतलब 2 kg के बुक को मुझे उसको एक्सेलरेट कराने के लिए जितना फोर्स देना पड़ेगा, 10 kg के बुक को मुझे एक्सेलरेट कराने के लिए इससे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। आप समझ गए? आई नो आप समझ गए। That means F is directly proportional to acceleration. जितना मैं फोर्स दूंगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं इस पेन को धीरे से पुश करती हूँ वो धीरे से जाएगा। लेकिन अगर इस पेन को मैं ज़ोर से पुश करती हूँ तो वो पेन ज़ोर से जाएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर 10 kg है उसको एक्सेलरेट करने में उसका एक्सेलरेशन स्लो वे में होता है, उसको ज़्यादा फोर्स लगता है। अगर 2 kg का फोर्स है उसका एक्सेलरेशन फटाफट, मैं इसको इसके एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अगर इसका मास कम है। लेकिन अगर मैं एक गाड़ी को धक्का देने जाऊँ उसका एक्सेलरेशन स्लो होगा बिकॉज उसका मास ज़्यादा है। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ, A कैन बी रिटन एज F बाई m, दैट मीन्स हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ F इज इक्वल टू ma. दिस इटसेल्फ मीन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Heavier objects require more force to accelerate, lighter objects require less force to accelerate, with A is equal to F by m. The acceleration of an object experiences is directly proportional to the applied force and inversely proportional, जैसे मैंने बोला, to the mass. The net force is the vector sum of all individual forces. वो तो आपको पता है। ये फोर्स मतलब एक फोर्स नहीं है, नेट फोर्स। मैं धक्का दे रही हूँ, नीचे का mg, ऊपर का n, सारे इधर का फ्रिक्शन, whatever. The net force is F. A is the acceleration. सिर्फ मैं धक्का देना ही फोर्स नहीं होता है। ओके, आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल। लेकिन मैम ये इतना सिंपल तो लग नहीं रहा, इतना सिंपल वो है भी नहीं। सोचो, इसको हम लिटरल वे में बहुत बोलते हैं। तूने अगर मेरे साथ कुछ गड़बड़ किया, देखना तेरे साथ भी गड़बड़ होने वाला है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो हमने बोल दिया लिटरल सेंस में। लेकिन फिजिक्स में फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जब दो बॉडी इंटरैक्ट कर रहे हैं, सोचो दो बॉडी,
ये एक, दो बॉडी इंटरैक्ट कर रहे हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन वन इज ऑपोजिट एंड इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द अदर। दैट मीन्स अगर आप अभी बैठे हैं, you are sitting right now, this is you, this is me, I am sitting right now। ये मैं तो नहीं लग रही हूँ, लदा पोका टाइप लग रहा है, बट हाँ दिस इज मी, मैं अभी बैठी हुई हूँ। मेरे तरफ, मेरे नीचे एक फोर्स है mg, ऊपर एक फोर्स है n। दैट मीन्स mg इज इक्वल टू n। बोथ द फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से मैं अभी बैठी हूँ। आई होप यू हैव गॉट इट। मैं आपको ये नोट भेज दूंगी, दिस नोट विल बी इनफ टू, बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली बोलने का क्या ट्राई कर रहा है। सपोज मैं आपको बोलती हूँ मैं एक बॉल फेंकती हूँ, ठीक है, मैं एक बॉल, आपको ना फील करना पड़ेगा इस चीज़ को, मैं एक बॉल उड़ा के वर्टिकली फेंक रही हूँ, सुनो अच्छे से, वो नीचे की तरफ आके गिर जाता है। नाउ आपको पता है दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जैसे मैंने पहले बोला। सो बॉल माइट बी 10 kg, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन सपोज फास्टर है, बस बट अर्थ मास इज 6 × 10⁻24 kg। सो एक्सेलरेशन स्लो है, इसीलिए बॉल नीचे आके गिर जाता है। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली आपको सूडो फोर्स समझना पड़ेगा, तो ही आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ पाएंगे। बट स्टिल आई विल जस्ट गिव यू दिस पीडीएफ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। मैम अगर समझ में नहीं आया तो देखते हैं। लेकिन सूडो फोर्स क्या है मैम? अरे बहुत एक इजी कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है, सबसे पहले हम उसमें ही जाते हैं। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इनर्शिया, हाँ मैंने बता दिया इनर्शिया क्या है। क्या है इनर्शिया? प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज एक्सटर्नली टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। आपको ये चीज़ पता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से आप देख रहे हो मोशन को, ठीक है, मैं इसको डिटेल्स में कल समझाने वाली हूँ। सपोज हाँ, आप एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो, आपको दिख रहा है कि ट्रेन चल रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि ट्रेन चल रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा है वो रेस्ट में है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ट्रेन चल रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे खड़े हो। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे होते, दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप प्लेटफॉर्म से ट्रेन देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ट्रेन चल रहा है, दिस इज योर मोशन। आप रेस्ट में हो लेकिन आपको ट्रेन मोशन में दिख रहा है। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे होते, इफ यू वुड बी इनसाइड दिस ट्रेन, आप विंडो में बैठे हो ट्रेन के, आपको सारे पेड़, प्लेटफॉर्म में रुके हुए लोग सब चलते हुए नजर आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप रेस्ट में हो। तो दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जहाँ से देख रहे हो, मोशन का डेफिनेशन वहीं से बनता है। मैं नहीं बोल सकती मैं ट्रेन के अंदर बैठी हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि ट्रेन चल रहा है। मैं ये बोलूँगी यार बाहर का पेड़, प्लेटफॉर्म सब चल रहा है। अरे हमको तो अभी पता है इसीलिए, लेकिन पहले के लोग ऐसे ही सोचते थे। तो दिस इज माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझने की कोशिश करें। आप एक लिफ्ट में हो, वो लिफ्ट ऊपर चल के जा रहा है, आपको ऐसा, वो कांच का लिफ्ट देखा है कभी मॉल बिल में? हाँ, तो आप कांच के लिफ्ट में खड़े हो अपनी फ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के, ठीक है। आप दोनों वहाँ पे लिफ्ट के अंदर खड़े हो, लिफ्ट नीचे जा रही है, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्टिकुलर चीज़ तो आपके लिए रेस्ट में है, आप वहीं पे खड़े हो, आपको ऐसा लग रहा है बाकी सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन अगर मैं नीचे से आपको देख के बोलती हूँ अरे ये तो लग रहा है कि मेरा स्टूडेंट है जो हाथ पकड़ के किसी के साथ लिफ्ट में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि लिफ्ट चल रहा है, तुम लोग भी चल रहे हो, लेकिन तुमको लगेगा कि ये सारी चीज़ें चल रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मैं कल पढ़ाने वाली हूँ। सूडो फोर्स मतलब सपोज इट इज़ एन इमेजिनरी फोर्स। अगर आप, ये शायद मैं पहले भी एक बार बोली हूँ, सपोज आप लोग लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको नीचे की तरफ एक कुछ गुड़गुड़ होने वाला है बॉडी में। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, आपको ऊपर की तरफ आपके बॉडी में ही
ऊपर की तरफ एक कुछ गुड़गुड़ टाइप का फील होने वाला है। सपोज मैरी गो राउंड, जाइंट व्हील देखा है ना, जाइंट व्हील, ये जाइंट व्हील, यहाँ पे सारे बच्चे, ये इंसान नहीं है, ये मशीन है, ठीक है। ये जाइंट व्हील, यहाँ पे सारे बच्चे चढ़ के इसको मेले में घूमते हैं। जब ये चीज़ नीचे की तरफ आता है, आपको एक ऊपर की तरफ, अपने बॉडी के अंदर ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तब आपको नीचे की तरफ एक धक्का लगता है कि नहीं लगता है? दिस इटसेल्फ इज बिकॉज ऑफ इमेजिनरी फोर्स, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे समझोगे आप, जो मैं कल पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन आई गेस आपको एक आइडिया आ गया होगा। अगर आपका जाइंट व्हील नीचे की तरफ आ रहा है, आपको ऊपर की तरफ एक धक्का लगेगा बॉडी में। मतलब सूडो फोर्स और इमेजिनरी फोर्स, मैं इसको बोलती हूँ, हमेशा एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे जाइंट व्हील नीचे की तरफ आ रहा है, इमेजिनरी फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। इमेजिनरी फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कल हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन भी। फ्रिक्शन मतलब सपोज आपका गाड़ी रास्ते में चल रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, तो कितना फ्रिक्शन लगेगा, कब बॉडी रेस्ट में चला जाएगा, ये हम कल पढ़ने वाले हैं। एंगल ऑफ रिपोज भी एक चीज़ है जो हम कल पढ़ने वाले हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ओके ठीक है, अभी बोलूँगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, कल देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। विथ व्हाट एक्सीलरेशन, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन, आप लिखो, पेन एंड पेपर लेके आओ, जाओ, पॉज द वीडियो एंड गेट अ पेन एंड अ पेपर। विथ व्हाट एक्सीलरेशन ए शुड, with what acceleration a, मुझे पूछा है a is equal to what, with what acceleration a should the box of figure descend, मतलब ये बॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है, so that the block of mass m exerts a force of mg by 4 on the floor of the box। अरे कितना इजी है। सोचो ये बॉक्स एक लिफ्ट है। क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, ओके। पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करो मेरे साथ, जाओ लेके आओ, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगी। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, राइट डाउन द क्वेश्चन। सपोज इमेजिन ये लिफ्ट है, बोल रहा है कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, बॉक्स बोला है मैं लिफ्ट पकड़ती हूँ, सेम थिंग, लिफ्ट की तरह ही दिख रहा है ना। ये दरवाज़ा नहीं है, ये मैं हूँ, दिस इज मैं, थोड़ी मोटी सी हूँ ना, तो दिस इज मैं। सपोज ये मैं हूँ, मेरा एक मास, सपोज ये आप है, आपका एक मास है m, और नीचे की तरफ मतलब फ्लोर की तरफ आपका फोर्स है mg/4, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जो आ रहा है लिफ्ट, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वैल्यू बोल रहे हैं। अभी मैं पहले इस बॉक्स, कौन नीचे की तरफ कौन आ रहा है, तुम तो नहीं आ रहे हो, तुम तो रेस्ट में हो लिफ्ट के अंदर, तुम थोड़ी जंप कर रहे हो लिफ्ट से, सुसाइड थोड़ी कर रहे हो। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स मुझे लिफ्ट के फोर्सेस की ज़रूरत है। लिफ्ट के फोर्स को मैं लिख सकती हूँ mg, ओके, ऊपर की तरफ है n, ओके, नीचे की तरफ आ रहा है लिफ्ट, that means mg minus n is equal to, मैम 0, एक थप्पड़ मारूंगी, बोला था ना जिस तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है वो होगा ma, अगर रेस्ट में होगा वो होगा 0। पहले के वीडियोस अच्छे से पढ़ो। mg minus n is equal to ma। now normal force will be is equal to इसका फोर्स, मैंने उस दिन आपको बताया था ये चीज़। ऊपर का वैल्यू नॉर्मल के लिए हम हटा देते हैं, याद है, 4 kg 2 kg, यस मैम, एक होमवर्क भी था। सेम वे यहाँ पे मैं इस वाले का नॉर्मल मतलब इस वाले के नॉर्मल फोर्स के लिए मैं लिफ्ट का मास हटा दूंगी, मैं सिर्फ इसका पकड़ूंगी बिकॉज ये है नीचे, ये फ्लोर में खड़ा है। तो mg माइनस n को मैं लिख सकती हूँ mg/4
इज इक्वल टू एम ए, एम कॉमन लो, जी माइनस जी बाई 4 इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू 3g/4. टेक a screenshot. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो लिफ्ट का नीचे का फोर्स है mg. ऊपर का फोर्स हमेशा लगता है एक फोर्स n, लेकिन उस दिन के एग्जाम्पल जैसे हम ऊपर का चीज़ हटा देंगे, जो फ्लोर में है उसका देखेंगे, दैट इज mg/4. हमारा मैं जो खड़ी थी, आप जो खड़ी थे, उसका मास. mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए. पूरा लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए लिफ्ट का इक्वेशन लिखो. mg माइनस एन का वैल्यू होगा इसके आधार पर mg/4 इज इक्वल टू एम ए. एम कट कर दो, सॉल्व करो, इज इक्वल टू 3g/4. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप पेन और पेपर लेके आओ, मैं आपको बोलने वाली हूँ, नहीं तो आप लोग करते नहीं हो. आई विल टेल यू द क्वेश्चन, यू राइट द क्वेश्चन. Write down the question. A light rope fixed at one end, a light rope fixed at one end to a wooden clamp on the ground passes over a tree branch. A light rope fixed at one end to a wooden clamp on the ground passes over a tree branch and hangs on the other side. A light rope fixed at one end to a wooden clamp on the ground passes over a tree branch and hangs on the other side. It makes an angle of 30 degrees with the ground. It makes an angle of 30 degrees with the ground. A man weighing 60 kg wants to climb the rope. A man weighing 60 kg wants to climb the rope. The wooden clamp can come out of the ground if an upward force greater than 360 Newton is applied to it. The wooden clamp can come out of the ground if an upward force greater than 360 Newton is applied to it. Find the maximum acceleration in the upward direction with which the man can climb safely. Neglect friction of the tree branch. Take g is equal to 10 meter per second square. एक्सेलरेशन क्या है? मैम मैं तो, आप इतना फटाफट बोलते मैं क्वेश्चन ही नहीं लिख पाई. एग्ज़ाम में तो और फटाफट होने वाला है सारी चीज़ें. प्लीज़ रिवाइंड करके क्वेश्चन सुन लो. बोला है कि एक रोप है जो पेड़ से लटकाया हुआ है. ये रोप हॉराइजेंटल के साथ एक एंगल बनाता है 30 डिग्री. क्वेश्चन पढ़ो. ये आदमी ये रोप को चढ़ना चाहता है. आदमी का वेट है 60 kg. ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एक फोर्स होगा 60 इंटू जी, दैट इज mg. यहाँ पे एक फोर्स होगा t, राइट. मैम यहाँ पे क्यों होगा? वो तो हमेशा सपोर्ट की तरफ होगा. वेरी गुड. यहाँ पे होगा t, टेंशन. इस तरफ क्यों होगा? वो तो हमेशा सपोर्ट की तरफ होगा. तो t को रिजॉल्व करो x एक्सिस y एक्सिस में. दैट मीन्स ऊपर की तरफ जो है वो है t साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा मतलब हाफ, सो t/2. नाउ तुमको बोला है 360 न्यूटन से वुडन क्लैम्प कैन कम आउट इफ एन अपवर्ड फोर्स ग्रेटर देन 360 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट. यहाँ पे एक फोर्स है 360 न्यूटन. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. दैट मीन्स t/2 इज इक्वल टू 360 न्यूटन, right? T is equal to 720 Newton, right? Now T minus 600 Newton, that is यहाँ पे है T, यहाँ पे T इस तरफ, it's all the same. T minus 600 Newton is equal to MA, that is 60 into A. सॉल्व इट. t क्या है? 720 माइनस 600 इज इक्वल टू 60a. a इज इक्वल टू क्या आएगा देखो. इट शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करो.
ये प्रॉब्लम। समझ नहीं आ रहा है, खुद समझने की कोशिश करो एक बार, सब रेडीमेड थोड़ी मिलेगा। स्क्रीनशॉट लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि इस प्रॉब्लम में उनको क्वेश्चन हो रहा था जो मैंने परसों कराया था। देखते हैं क्यों। ये एक पुली है, यहाँ से लटका हुआ ये एक मास है √2m। जैसे m एक मास है, यहाँ पे है ये √2m। सबसे पहले लगा दो √2mg, बिकॉज नीचे की तरह हमेशा मास इंटू जी लगता है। यहाँ पे मास ही है √2m, सो दिस विल बी √2mg। ये यहाँ से खींच के लगाया हुआ है, ये यहाँ से खींच के लगाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे होगा टेंशन, यहाँ पे होगा टेंशन टूवर्ड्स द सपोर्ट। ये है मास, ये है mg, ये है मास, ये है mg। निकालने क्या बोला है? थीटा। क्लियर? सारे एक्सिस में, एक्सिस को हमेशा हम सरफेस के साथ लेते हैं, दैट इज दिस इज योर एक्सिस। ये एक्सिस में है, ये एक्सिस में है, ये एक्सिस में है, ये एक्सिस में, टी एक्सिस में है नहीं, टी को एक्सिस में करो। ये अगर थीटा है, यहाँ पे तो कोई, देखो अभी देखो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये अगर थीटा है, समझने की कोशिश करो। ये अगर थीटा है तो ये थीटा कैसे होगा? थीटा तो यही होगा ना, मैथमेटिकल ज्योमेट्री। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। सेम वे ये अगर थीटा है तो ये थीटा कैसे होगा? यही होगा थीटा। सेम वे ये होगा थीटा। आई होप यू हैव गॉट इट विद दिस थियरी। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे सारे, so this is t cos theta, this is t sin theta, this is t sin theta, this is t cos theta। लिख सकते हैं, इधर mg है, इधर mg, सेम डायरेक्शन 2mg माइनस इधर t, इधर t, 2t, नीचे की तरफ है प्लस √2mg ऊपर की तरफ है t cos थीटा माइनस t 2t cos थीटा इज इक्वल टू 0। गॉट इट? सॉल्व करो। हमको पता है t इज इक्वल टू mg, बिकॉज ये मूव नहीं हो रहा है, ये रेस्ट में है, सो t इज इक्वल टू mg। हम क्या करते हैं, 2mg प्लस √2mg 2t प्लस 2t cos थीटा ऐसे लिखते हैं। t को कॉमन लो, यहाँ पे mg को कॉमन लो, 2 प्लस √2, ओके, t 2 प्लस 2 cos थीटा, t mg कैंसिल, cos थीटा दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है। सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2, cos थीटा इज इक्वल टू √2/2, √2/2, 2 मतलब क्या है, √2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज √2 होल स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी ने बोला मैम हमको अच्छे दिखा नहीं, तो ये लो, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। एक एमसीक्यू करते हैं, विच एमंग दिस इज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल फिजिक्स। टेक अ स्क्रीनशॉट इसका। A motion of a cricket ball, motion of a dust particle, hydrogen atom, neutron changing। चलो होमवर्क ही लो, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। स्क्रीनशॉट लो, करके बताओ। अगर नहीं हुआ तो बोलो, मैं करवा के दूंगी। इस बार तो मैं पेपर खींच के दे रही हूँ होमवर्क, देखती हूँ कहाँ पे आप लोगों को दिखता नहीं है। कल 11 बजे तक होमवर्क आना चाहिए मेरे पास।
जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं मुझे पर्सनल यूट्यूब में कमेंट करो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। आई होप आपको समझ आया होगा। एंजॉय।